हाय गाइस, मेरा नाम है धनलक्ष्मी और आज हम सीखने जा रहे हैं आर्टिकल राइटिंग। यस, आर्टिकल राइटिंग सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पेपर के सेकंड पार्ट में 10 मार्क्स के लिए आता है। तो हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल राइटिंग का मार्किंग स्कीम क्या है और फॉर्मेट क्या है। तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये 10 मार्क्स का आएगा, जिसमें सबसे पहले फॉर्मेट में आता है हेडिंग या टाइटल। सो हेडिंग को आपको ऑलरेडी 1 मार्क इजीली मिल जाता है। अब हेडिंग पता करना डिफिकल्ट नहीं है, आपका जो क्वेश्चन होगा उसी में आपको हेडिंग इजीली मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका क्वेश्चन है एक्सेसिव यूजेज ऑफ प्लास्टिक एंड इट्स हार्म ऑन द एनवायरनमेंट, सो आप सीधा अपना हेडिंग प्रिपेयर कर सकते हो प्लास्टिक बैन और जो भी है related to the questions of effect of plastic on the environment, adverse effect of plastic on the environment। उस हिसाब से आपने इजीली हेडिंग प्रिपेयर कर देना है। और बाय उसके नीचे आएगा किसके द्वारा ये लिखा गया है। सो बाय whatever your name is, not your name। नेम आपको इजीली क्वेश्चन में अवेलेबल मिल जाता है। सो वहाँ पे डायरेक्टली दिया जाता है यू आर दक्ष और यू आर श्लोको, whatever जो भी नाम दिया गया है आपने वो यहाँ पे बाय में लिखना है। सो हेडिंग पता चल गया और बाय पता चल गया, तो आपको इजीली 1 मार्क यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट जो है 4 मार्क का होता है हमारा कंटेंट। कंटेंट यानी जो भी आपने एक्सप्लेन करना है थ्रू आउट द पैसेज, वो ऐसे में आपने जो भी टॉपिक्स के पॉइंट्स को कवर करना है उसके लिए आपको ऑलरेडी 4 मार्क्स इजीली मिल रहा है। तो हमारे 5 मार्क्स का यहाँ पे इंतजाम हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं बाकी 5 मार्क्स जाते कहाँ है, वो जाते हैं एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशन में सबसे पहले आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यानी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी और ग्रामेटिकल इंटेग्रिटी। तो ग्रामर को यहाँ पे 2.5 मार्क्स है, यानी अगर आपने बहुत सारा ग्रामर का मिस्टेक कर दिया है अपने ऐसे में, आपको अगर लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपके ज्यादा से ज्यादा 2.5 मार्क्स कटेंगे, बाकी 5 और 2.5 दैट इज 7.5 मार्क्स अभी भी इंटैक्ट है। सो ये 2.5 मार्क्स ग्रामेटिकल एक्यूरेसी के लिए है। इसके लिए आपके पास साल भर का टाइम है। एग्जाम से पहले आप अब तक ये पूरे साल टेंसेस को प्रैक्टिस करके और ग्रामर को प्रैक्टिस करके अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो नेक्स्ट सेट ऑफ मार्क्स है वो है स्टाइल के लिए, राइटिंग स्टाइल। यहाँ पर हमने देखना है, हमने ऐड करने हैं जितने हो सके उतने फैक्ट्स और कोट्स। कोट्स यानी जो हम हिंदी में कहते हैं मुहावरे। तो अगर प्लास्टिक का है अगर क्वेश्चन प्लास्टिक बैन का, तो आप लिख सकते हो डोंट बी ड्रास्टिक सेव प्लास्टिक। तो ऐसे आपको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत सारे कोट्स मिल सकते हैं और आप एक लिस्ट ऑफ जनरल टॉपिक्स जो आ सकते हैं एग्जाम में वो देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग थोड़े कोट्स एंड फ्रेजेस तैयार कीजिए, या फिर आप अपने से ही एक हल्का सा कोट्स इजी सा कोट तैयार कर सकते हो। और फैक्ट्स यानी जो स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स है, जो स्टैटिस्टिक्स है हमारे पास, यानी इंडिया में इतना परसेंटेज प्लास्टिक यूज किया जाता है और इतना परसेंटेज जो है वाटर डिप्लीशन है, जो भी है वो फैक्ट्स, आप जितने फैक्ट्स आप इस्तेमाल करते हो, जितना कोर्स इस्तेमाल करते हो उसके लिए 2.5 मार्क्स है। तो हमें मार्किंग स्कीम समझ गई। टोटल हमारे 10 मार्क्स, हेडिंग को 1 मार्क, कॉन्टेक्ट को 4, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी को 2.5 और राइटिंग स्टाइल को 2.5। तो अब हम एक सैम्पल क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है राइट एन आर्टिकल इन 150 to 200 वर्ड्स। सो जनरली आपको 150 से 200 वर्ड्स के बीच में आपको अपना आर्टिकल लिखना है। ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री टू हेल्प रिड्यूस पोल्यूशन, यू आर तेजस। आपको यहाँ पे अपना नाम भी दे दिया। तो सबसे पहले हमने फॉर्मेट के हिसाब से क्या लिखना है, हमें लिखना है एक हेडिंग, एक टाइटल। सो मैंने कहा था हेडिंग आपको क्वेश्चन में ही इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या इंपॉर्टेंट चीजें ढूंढनी है, तो यहाँ पे राइट एन आर्टिकल अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। ओके, ट्रीज की इंपॉर्टेंस to help reduce pollution, importance of trees reduce pollution, so you can write the title like this, grow trees to reduce pollution। easy, 1 मार्क वहां पे मिल गए। एंड यहाँ पे आपका नाम दिया गया है you are तेजस, so grow trees to reduce pollution by तेजस। हो गए आपके 1 मार्क्स। अंडरस्टूड किस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब मैं आपको लेके जाती हूँ एक ऐसी चीज सिखाने जो एक टिप है, आपको किसी भी ऐसे राइटिंग में काम आएगी। ये चीज है कोडर। ये मेरी सबसे फेवरेट चीज है। इसने मुझे थ्रू आउट माई स्कूल लाइफ हेल्प किया है, नॉट ओनली स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ और आगे भी आपको ऐसे राइटिंग में इससे बहुत हेल्प मिलता है। सबसे पहले आता है कलेक्ट योर थॉट्स, CODER, कोडर। C एज इन कलेक्ट योर थॉट्स। अब प्रॉब्लम ये होती है, हमें क्वेश्चन समझ गया, क्वेश्चन में किसके बारे में लिखना है वो भी बोला, तो सबसे पहले बच्चे पूछते मैडम लिखे कहाँ से, शुरू कहाँ से करें, सेकंड क्या लिखना है, थर्ड क्या लिखना है, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। ये जो कुछ नहीं समझ में आ रहा कहाँ से शुरू करें, इसे हम कहते हैं राइटर्स ब्लॉक।
यानी राइटर्स के माइंड में एक ब्लॉक हो जाता है। तो इसको रिमूव करने के लिए ये मेथड होता है कोडर। कोडर में सबसे पहले आता है सी, कलेक्ट योर थॉट्स। कलेक्ट योर थॉट्स यानी कलेक्ट द पॉइंट्स, कलेक्ट द आइडियाज। तो अब पोल्यूशन और इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज है, तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, ट्रीज के बेनिफिट्स क्या है, ट्रीज से हमें क्या क्या प्राप्त होता है वो आप लिखेंगे। फिर पोल्यूशन के बारे में लिखेंगे, एडवर्स इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन क्या है। तो ये सारे मेरे थॉट्स मैंने जॉट डाउन कर लिए, मैंने नोट डाउन कर लिया। अब मुझे पता करना है सबसे पहले कौन सा पॉइंट लिखना है और फिर बाद में कौन सा और फिर लास्ट में कौन सा। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जो कि है ऑर्गेनाइज, ओ फॉर ऑर्गेनाइज। तो अपने सारे थॉट्स एंड आइडियाज जो आपने पॉइंट लिखे हैं उनको ऑर्गेनाइज करो। ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं पैराग्राफ डिविजन सिखाऊंगी जिसमें आपको समझ में आएगा कि किस हिसाब से ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट। अब ड्राफ्ट प्रिपेयर करना है, ये जो स्टेप है जनरली यहीं पे बच्चे रुक जाते हैं। अपनी आइडियाज को आपने ऑर्गेनाइज किया और पूरा ड्राफ्ट लिख दिया और वही एग्जाम में फाइनल दे दिया। अब ये जो ड्राफ्ट है इसे हम कहते हैं रफ ड्राफ्ट। इसमें बहुत सारी ग्रामेटिकल एरर्स है, इसमें बहुत सारे रिडंडेंसी है, रेपिटेशन है, बहुत सारी आइडियाज है जिसको रिमूव करना है। तो या तो आप एक रफ बुलेट पॉइंट्स की तरह अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करके लिखे, या फिर आप ऐसे लिखकर फिर उसे पेंसिल से लिखकर इरेज करके दोबारा पेंसिल लिखे। पेंसिल से लिख के इरेज करके दोबारा पेंसिल लिखना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो बेटर है आप बुलेट पॉइंट्स के हिसाब से अपने पैराग्राफ्स को डिवाइड करें। उसके बाद आता है ई से आता है एडिटिंग, यानी अपने पैसेज को जो आपने रफ ड्राफ्ट बनाई है उसको एडिट करना है। एडिटिंग फॉर स्टाइल, यानी उसमें फैक्ट्स कितने डाले हैं मैंने, उसमें कोट्स कहाँ डालना है, टॉप में, बॉटम में, मिडिल में। उसके बाद एडिटिंग फॉर ग्रामर, मेरे ग्रामेटिकल एरर्स है क्या, जहां तक आपसे हो सके आप कोशिश कीजिए आपके ग्रामर को चेक करने की। और फाइनल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने एडिटिंग में चेक करना है, आर यू अडियरिंग टू द नंबर ऑफ वर्ड्स, दैट इज वर्ड लिमिट को आप स्टिक कर रहे हो कि नहीं। 150 to 200 वर्ड्स बोला है तो मुझे चेक करना है मैंने कितने वर्ड्स चेक किए। अब आप पूरा ऐसे तो काउंट नहीं करते बैठ सकते, राइट। तो बेटर होगा आप फर्स्ट लाइन के जितने वर्ड्स है, सपोज मेरे फर्स्ट लाइन में 4 वर्ड्स है तो मैंने वो 4 काउंट कर लिया। अब मेरा ऐसे लेट्स से 10 लाइन्स का है तो 4 into 10 40 वर्ड्स, ओके। तो उस हिसाब से आपने एक रफ कैलकुलेशन कर सकते हो। प्लीज इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें एक एक वर्ड काउंट करने में। जनरली टीचर्स भी ऐसा ही रफ कैलकुलेशन करती है, एक आध वर्ड्स आगे पीछे चल सकता है। एंड हमारा फाइनल स्टेप आता है वो है रीराइट द एंटायर आर्टिकल। अंडरस्टूड। तो अब हमने कोडर समझ लिया, अब हम पैराग्राफ डिवीजन देखते हैं कि आर्टिकल में हमने पैराग्राफ्स को किस प्रकार डिवाइड करना है। सबसे पहले हमारा पैराग्राफ 3 जो ऐसे है 3 ही पैराग्राफ का होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 4 पैराग्राफ का। कई बच्चे बहुत सारा 5, 6, 7, 8 पैराग्राफ लिखते, 2-3 पेज का लिखते। याद रखिए सिर्फ 10 मार्क के लिए, इसके लिए इतना लिखने की जरूरत नहीं, और आप इसमें इतना टाइम वेस्ट करेंगे तो आपका पेपर इजीली छूटने की चांसेस है। तो आप इसे मैक्सिमम 3 पैरास में लिखने की कोशिश कीजिए। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट के हिसाब से, सबसे पहले मैंने डाला मेरा टाइटल, जो भी आपका टाइटल होगा, और फिर बाय द राइटर, क्वेश्चन में जो भी नाम दिया है वो नाम लिखिए। यहाँ मैंने मेरा नाम लिख दिया। अब सबसे पहले फर्स्ट पैरा में जैसे मैंने कहा था इंग्लिश राइटअप में 3 डिवीजन होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ओके। तो फर्स्ट पैरा है हमारा इंट्रोडक्शन पैरा, तो इसमें मैं लिखूंगी डेफिनेशन। तो इंट्रोडक्शन में मैंने डाल दिया डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या, तो अगर सपोज हमें दिया गया था, अगर हम यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं, हमें दिया गया था पोल्यूशन के बारे में, पोल्यूशन और ट्री कंजर्वेशन। सो ट्री कंजर्वेशन का और पोल्यूशन का हम इजीली डेफिनेशन दे सकते हैं कि पोल्यूशन होता क्या है। सो व्हाट एवर द प्रॉब्लम्स दैट आर कॉज्ड इन द एनवायरमेंट आर कॉल्ड एज pollution. So the effect of greenhouse gases and the exhaustion of vehicle and all the other stimulation of the environment leads to environmental pollution. आपने directly start नहीं कर देना कि pollution is causing a lot of problems in the environment. पहले आपको उसको define करना है, जो भी आपको topic दिया गया है उसको आपने define करना है। आप इसको easily define कर दीजिए, इतना कोई technical definition देने की जरूरत नहीं है। आपकी समझ में pollution क्या होता है उतना आप लिख सकते हैं। उसके बाद एक डेफिनेशन देने के बाद नेक्स्ट आता है रेटोरिकल क्वेश्चन। रेटोरिकल क्वेश्चन एक बहुत ही अमेजिंग टिप दे रही हूं मैं आपको। ये टिप से आपको, अगर आप अपने आंसर में रेटोरिकल क्वेश्चन लिखते हो तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिल सकते हैं। रेटोरिकल क्वेश्चन आपने अपनी लाइफ में सुना होगा। जब जनरली पॉलिटिशियन स्पीच देते तो वो लोग क्या कहते हैं, क्या आपको देश में उन्नति चाहिए? ऑब्वियसली उसका आंसर है हाँ, हाँ चाहिए।
तो रेटोरिकल क्वेश्चंस आर दोज क्वेश्चंस व्हिच डू नॉट एक्सपेक्ट एन आंसर, यानी वो क्वेश्चन जिसमें आंसर की जरूरत नहीं है, जिसका आंसर हमें आसानी से समझ में आता है. फॉर एग्जाम्पल, डोंट यू थिंक पोल्यूशन it is high time, don't you think it is high time we save our earth, right? So obviously उसका आंसर है yes, it is high time we should save our earth. So इस टाइप का एक rhetorical question आपको टॉपिक से रिलेटेड डाल देना है. So सबसे पहले आपने स्टार्ट किया अपने डेफिनेशन के साथ, फिर डाल दिया एक rhetorical question. उसके बाद आपने इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा इलैबोरेट करना है, थोड़ा विस्तार से एक्सप्लेन करना है, और फिर फाइनली मैं आपको एक टिप देती हूँ. आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले अगर आपने एक कोट लिख दिया, यानी आपने टाइटल डाला बाय हुएवर द पर्सन इज, और आपने एक कोट से स्टार्ट किया. जैसे मैंने प्लास्टिक यूजेज के लिए कहा था डोंट बी ड्रास्टिक, सेव प्लास्टिक, तो वैसा मैंने एक कोट लिखा, फिर मैंने अपना पैसेज स्टार्ट किया, तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है और उसमें ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं. ठीक है, अब हम आते हैं हमारे सेकेंड पैराग्राफ में. हमारा सेकेंड पैराग्राफ होता है बॉडी ऑफ द एसे. अब बॉडी में आपने क्या लिखना है, अब आपने अपनी थॉट्स को पूरा ऑर्गेनाइज करके रखा था, आइडियाज और पॉइंट्स कलेक्ट करके रखा है. तो बॉडीज में आप लिख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, जो भी क्वेश्चन में दिया है. अगर क्वेश्चन में टेक्नोलॉजी के ऊपर लिखा है तो आप उसके बारे में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी लिख सकते हैं, और केसेस दे सकते हैं. अगर ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें टाइप्स नहीं होते, जैसे फॉर एग्जांपल यूजेज ऑफ एक्सेसिव यूजेज ऑफ प्लास्टिक, तो उसमें टाइप्स कहाँ से आएंगे, लेकिन उसमें हम केसेस डाल सकते हैं, जैसे प्रॉब्लम्स क्या है. तो प्लास्टिक यूजेज के लिए हमारे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है एनवायरनमेंट में, तो वो आप उसको कैटेगराइज करके 3 टाइप्स या 3 केसेस लिख सकते हो एक पैराग्राफ में. तो कॉज क्या है और उसका इफेक्ट क्या है, रीजन क्या है और उसका परिणाम क्या है, वो आता है मेरे पैराग्राफ नंबर 2 में. देन माय थर्ड पैराग्राफ इज द कंक्लूजन. ये जो पैराग्राफ है जनरली स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं, वो लोग सेकंड में लिख देते हैं. तो ये प्रॉब्लम्स है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे अर्थ में, एंड थैंक यू. तो ऐसा नहीं होता, हमने प्रॉब्लम्स तो गिनाना इजी हो जाता है, हम सोल्यूशन कभी नहीं देते. इवन आवर डेली लाइफ्स में हम लोग क्या करते हैं, हम बस प्रॉब्लम्स गिनाते रहते हैं, हम सोल्यूशन देखने की कोई कोशिश नहीं करते. बट ऐसे में आपने डेफिनेटली एक सोल्यूशन देना है, अपनी तरफ से अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रीज ग्रो करने चाहिए. आप अपने बर्थडे पे ट्रीज प्लांट कर सकते हो, और ऐसे बहुत सारे आप सोल्यूशंस जो है इजी सोल्यूशन, इतना कोई आपको मतलब वो एनवायरनमेंट सेविंग सोल्यूशन देने की जरूरत नहीं है, बट 2-4 इजी सोल्यूशन आपने इसमें देना है. और हो सके तो अगेन एक टिप, एंड भी आप एक कोट से कर सकते हो. अंडरस्टूड द पैराग्राफ डिवीजन? वेरी गुड. अब हम लिखेंगे एक असली रियल टाइम ऐसे, और हम देखते हैं उसमें हमने कैसे इनकलकेट किए. इनकलकेट यानी कैसे जोड़े हैं ये सारे पॉइंट्स. ओके, और मैं उसके बाद आपको बताऊंगी कि आपके ऐसे लिखने के बाद जो जनरल कॉमन एरर्स होते हैं ऐसे में, वो क्या होते हैं और उनका कैसे सामना करें. ओके, तो अब हम शुरू करते हैं हमारी आर्टिकल से. तो जैसा मैंने कहा था, हमने सबसे पहले लिखना है एक टाइटल. तो हमने टाइटल बना दिया क्वेश्चन की मदद से, ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन बाय तेजस. तेजस जो नाम है ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया गया था. अब मैंने ऐसे लिखा है, इसके 3 पैराग्राफ्स में आपको दिखा देती हूँ. यहाँ से यहाँ तक एक पैरा, देन दिस इज योर सेकेंड पैरा एंड दिस इज योर लास्ट पैरा. ओके, तो सबसे पहले मैंने कहा था ब्राउनी पॉइंट के लिए यानी प्लस पॉइंट के लिए सबसे पहले शुरू करें एक कोट के साथ. तो मैंने यहाँ पे एक कोट लिखा है ट्री से रिलेटेड. ट्रीज आर पोम्स द अर्थ राइट्स अपॉन द स्काई. दिस वर्ड पोम इज प्रोनाउंस्ड एज पोम, पोम्स, नॉट पोएम, प्लीज माइंड. Okay, so trees are poems the earth writes upon the sky. Very beautiful quote. Let's start with the passage. सबसे पहले हमने लिखना है definition. तो trees and plants are one of the main reasons why mankind came in existence. Easy definition, trees की वजह से जो है इंसान इस दुनिया में आए. Okay, प्लीज साइंस के बच्चे नीचे कमेंट में मत डाले कि मैम ट्रीज की वजह से नहीं आए, जो भी है बिग बैंग थ्योरी. मैं यहाँ पे इंग्लिश का ऐसे लिख रही हूँ. Okay, next, the importance of planting trees has been emphasized time and again. ये मैंने अपने definition को थोड़ा विस्तार में extend किया है. This is because of the numerous benefits of trees. अब मेरा rhetorical question आता है जो कि है, Don't you love to spend time amidst the beauty of nature? Obviously yes, किसे पसंद नहीं है nature के बीच में अपना वक्त बिताना. Next पैरा स्टार्ट होता है, The trees make the world a better place to live in. तो अब हम यहाँ पे जो भी है डिटेल
जो भी कॉजेस है, जो भी प्रॉब्लम्स है और जो भी बेनिफिट्स है ट्री के, वो यहाँ पे हम डालते हैं. They exhale oxygen and inhale carbon dioxide to maintain balance in the environment. They also absorb all the harmful gases. Moreover, they build a sheet to protect us from harmful rays. Furthermore, they serve as a habitat for birds and various species of animals. In addition to this, trees help in controlling water pollution and preventing soil erosion. तो हमने डाल दिए जो भी benefits of trees है. अब हम आते हैं focusing on the main problem and providing a solution in the paragraph 3rd. Unfortunately, industrialization is leading to clearing of forests despite their benefits. The only way left to preserve them is by growing them at a faster rate. So मैंने solution दे दिया कि जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ट्रीज की कटिंग हो रही है कंटिन्यूसली, उसका एक ही सोल्यूशन है कि हम दुगनी तेजी से उनको प्लांट करना शुरू करें. सो अब हमने एंड करना है, अगेन फॉर ब्राउनी पॉइंट, हमने एंड करना है विद अ कोट. सो एज अ चाइनीज प्रोवर्ब स्टेट्स, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 20 years ago. द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ. सो फिर हम देते हैं कंक्लूजन. कंक्लूडिंग thereby, we should do our bit and make this place more beautiful. Thus, इतनी सी हमने अपनी आर्टिकल को कंप्लीट कर दिया. अब आप इस आर्टिकल में एक और चीज का ध्यान दीजिए. यहाँ मैंने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया है. ये कौन सी वर्ड्स है? कुछ याद आया? मैंने आपको स्टोरी बिल्डिंग में बताया था मार्कर्स एंड लिंकर्स. जी हाँ, ये मार्कर्स एंड लिंकर्स का बहुत वैल्यू है. तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कौन से मार्कर्स आप आर्टिकल राइटिंग के लिए यूज कर सकते हैं और उनको कहाँ डालना है. और आगे हम देखते हैं कि हमारे आर्टिकल में कौन से कॉमन एरर्स है जिसकी वजह से हमारे मार्क्स जाते हैं. तो अब हम आ गए हैं अपने फाइनल पार्ट पे आर्टिकल राइटिंग के, जिसमें हम देखेंगे बहुत सारे मार्कर्स एंड लिंकर्स जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं और इसका कैसे उपयोग करना चाहिए. हमारे पास होते हैं मार्कर्स एंड लिंकर्स ऑफ एडिशन, एडिंग करने के लिए. यानी अगर आपको पॉइंट्स ऐड करना है तो आप लिख सकते हो एंड, also, moreover, in addition to this, furthermore, additionally. Okay? अगर आपको सीक्वेंसिंग करनी है तो उसके लिए आप मार्कर्स यूज करते हो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. याद रखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड किया है तो आपको फाइनली भी लिखना पड़ेगा. देन meanwhile, next, subsequently, etc. उसके बाद आता है कंपेयरिंग के लिए मार्कर्स. कुछ चीजों को कंपेयर करना है तो आप यूज कर सकते हो सिमिलरली, लाइकवाइज, लाइकली, etc. एंड देन फाइनली अगर आपको कंक्लूजन देना है तो कंक्लूडिंग के लिए ये सारे आप लोग वर्ड्स यूज कर सकते हो. ये है इन ऑल, हेंस, देयरफॉर, कंक्लूडिंग thereby एंड इन अ सेंस भी बोल सकते हो, एटसेट्रा. ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे कॉमन एरर्स क्या होते हैं आर्टिकल राइटिंग में. सबसे पहला हमारा जो एरर है ग्रामर. हमें ग्रामर की स्पेलिंग में ही एरर कर देते हैं. GRAMMAR को कई लोग GRAMMER लिखते हैं. प्लीज याद रखिए इसमें AR आता है. उसके बाद नेक्स्ट हम मिस्टेक करते हैं. अब ग्रामेटिकल एरर्स का तो 2.5 मार्क्स है, वो हमें पता है. फ्लावरी लैंग्वेज. फ्लावरी लैंग्वेज मतलब बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल. गलत नहीं है, अच्छी बात है अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है और आप बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन उनका सही इस्तेमाल करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, जेपैराडाइज करके एक वर्ड है जिसका मतलब है तबाही मचाना. तो अगर मैं करूंगी ऐसा यूज कि प्लास्टिक इज जेपैराडाइज्ड, मतलब प्लास्टिक ही तबाह हो गया, राइट? तो उसका आपने प्रॉपर इस्तेमाल करना है, प्लास्टिक इज जेपैराडाइजिंग. ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता उस वर्ड का एक्चुअल यूज तो उस वर्ड को यूज ही ना करें. बड़े बड़े बॉम्बास्टिक वर्ड्स लिखने के चक्कर में आप लोग अपने मार्क्स को लूज करते हो. नेक्स्ट है रेपिटेशन. सेम आइडिया, सेम पॉइंट्स फर्स्ट पैरा में जो लिखा वो लास्ट में लिखूंगा, टीचर को पता नहीं चलेगा. ऐसा नहीं होता है. टीचर आपकी आर्टिकल पढ़ती है. आप घुमा फिरा के जो लिख रहे हो पैराफ्रेजिंग, वो भी टीचर को समझता है, तो उसका इस्तेमाल नहीं कीजिए. नेक्स्ट है फर्स्ट पर्सन नरेटिव. आई नहीं ज्यादा करके यूज करते हैं, जैसे आई फील, इन माई ओपिनियन, ये सब नहीं है. आर्टिकल में हम जनरली थर्ड पर्सन में लिखते हैं. इट इज सीन दैट, द वर्ल्ड इज इन द वर्ल्ड इट इज सीन दैट. सो आपको थर्ड पर्सन नरेटिव का इस्तेमाल करना है. आई, मैं, मेरी ओपिनियन नहीं चाहिए. और एक और चीज मैं लिखना भूल गई, प्लीज स्टिक टू द वर्ड लिमिट. स्टिक टू द वर्ड लिमिट. जो आपको वर्ड लिमिट दी है 150 to 200 वर्ड्स, प्लीज उसी पे स्टिक करें. आप सोचते हो मैं 200 से ज्यादा शब्द लिखूंगा तो मुझे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है. आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी. आप 150 से कम लिखोगे तो भी आपको कम मार्क्स मिलेंगे. तो आप जनरली 150 से 200 शब्द तक लिख सकते हो.
तो गाइस, इससे आज हमने सीख लिया आर्टिकल राइटिंग किस तरीके से करते हैं और इजीली 10 मार्क्स कैसे हम पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं धनलक्ष्मी, बाय बाय।